2, 3, 4 स्टार्ट। तो दोस्तों गुड इवनिंग। इस लेट नाइट एपिसोड में कैमरामैन रीमा जायसवाल के साथ मैं हूं मनीष जायसवाल, अरकन्या चौराहा, मुट्ठीगंज, प्रयागराज, इलाहाबाद, 869 यूपी, इंडिया, विश्व से। अरे इंडिया से मतलब विश्व से। तो दोस्तों अब नया साल आ रहा है तो हैप्पी न्यू ईयर का एपिसोड भी बना दिया जाए, और हमने सोडिंगर साहब को ट्रिब्यूट दी हैप्पी न्यू ईयर सभी लोगों को, और स्क्रोडिंगर साहब को ट्रिब्यूट दी। लेकिन स्क्रोडिंगर साहब के साथ साथ पैरेलली जो एकदम क्वांटम फिजिक्स के फोरफ्रंट में थे वो थे हेजनबर्ग साहब, हाइजेनबर्ग साहब, जिनका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। तो आज हम आइंस्टीन साहब की थ्योरी मास एनर्जी कन्वर्जन की आई गई थी, तो E इक्वल टू mc² से ना, तो इसलिए हम अब सभी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करने वाले हैं इस विशेष एपिसोड में। तो सबसे पहले जैसा कि रिचर्ड फेनमैन साहब ने समझाया कि हमें फील्ड के टर्म्स में काम करना चाहिए, तो ये न्यूक्लियस की फील्ड है। रिमा स्केच कम हो रहा, जल्दी से वो वाला स्केच ले आओ, हरा वाला अगर हो। नहीं ठीक है, रहने दीजिए। चलो, ये न्यूक्लियस की फील्ड को हम पॉजिटिव फील्ड मान लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन की फील्ड को हम एक्चुअली में नेगेटिव फील्ड मान लेते हैं ना। ये नेगेटिव फील्ड, पॉजिटिव फील्ड काफ़ी स्टेबल है, हम इसको नहीं छेड़ रहे हैं। लेकिन इस नेगेटिव फील्ड के से फ्लक्चुएशन से, इस नेगेटिव फील्ड के फ्लक्चुएशन से होता क्या है कि इस न्यूक्लियस के अराउंड, हम इसी फिगर को आगे बढ़ा रहे हैं, किसी पॉइंट पर एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के तौर पर दिखता है, बनता है मोमेंटरी तौर पर ना। अब ये न्यूक्लियस है तो ये स्पेस में फील्ड में, लेकिन ये भले ही इलेक्ट्रॉन पार्टिकल फील्ड से ये नेगेटिव पार्टिकल इलेक्ट्रॉन बना हुआ है जिसका मास m है, कुछ मास, कुछ चार्ज और कुछ वेलोसिटी, और ये फील्ड से एकाएक ये इलेक्ट्रॉन बन गया है सपोज पार्टिकल के रूप में। वो भी अभी कंप्लीट नहीं है, अभी ये पार्टिकल बन रहा है, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस से इसकी दूरी मान लीजिए यहाँ पर है पोजीशन इसकी, जहाँ ये इलेक्ट्रॉन बनना चालू हुआ है। एक तरह से पोरस एंटाइटी है, ये पार्टिकल है, और इसकी पोजीशन मान लीजिए x है। अच्छा, जब भी ये इलेक्ट्रॉन बना है मास एनर्जी कन्वर्जन से, फील्ड से एक्चुअली में टाइनी मास बना है, तो एक्चुअली में हम ये कह सकते हैं कि जो भी स्ट्रिक्ट रूल है एनर्जी कंजर्वेशन का, स्पेस में फ्लक्चुएशन से फील्ड का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। स्पेस फ्लक्चुएशन से फील्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। स्केच खराब हो रहा है इसलिए ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं, इसलिए आप ये समझिए कि पार्टिकल जन्म ले लिया है फील्ड के रीडिस्ट्रीब्यूशन से, और ये पार्टिकल का मास हमने बताया कि इसका मास m है। रीमा वीडियो अच्छा दिखाना, चार्ज कम है और वेलोसिटी भी कुछ है, ठीक है। लेकिन ये नेगेटिव, हाँ पेन नहीं वाले आओ। तो अगर ये हाँ, तो जब हमको ज़रूरत पड़ेगी तो हम पेन ले लेंगे। तो ये एक्चुअली में क्या है कि ये फील्ड के रीडिस्ट्रीब्यूशन से ये पार्टिकल बना हुआ है, और ये जो पार्टिकल है अब इस फील्ड के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो पार्टिकल है तो फील्ड को भी, जैसा IISc बेंगलोर में प्रोफेसर संजीव कुमार गुप्ता सर हमको पढ़ाते थे, तो वो तो काफ़ी बड़ी हस्ती होंगे, और लेकिन हम तो चलिए उनको याद करना हमारा फ़र्ज है। तो आप सिंप्लीफाइड मॉडल बनाइए, तो पार्टिकल को, फील्ड को भी आप पार्टिकल की तरह देखिए। तो फील्ड को चूँकि उसमें मास है नहीं आमतौर पर जैसा बोलते हैं, तो इसलिए हम फील्ड को मासलेस पार्टिकल, नेगेटिव मासलेस पार्टिकल से बना मान सकते हैं। किससे मान सकते हैं? चल रहा है रीमा? नहीं, चलाओ पहले एक सेकंड, थोड़ा सा चला? हाँ चला। तो फील्ड को हम नेगेटिव मासलेस पार्टिकल से बना मान सकते हैं, ठीक है ना।
ये क्या है, नेगेटिव, ये सुन लीजिए, नेगेटिव मासलेस पार्टिकल। क्या है, नेगेटिव मासलेस पार्टिकल। ठीक है, और ये एक ही लाइन में नहीं है, बहुत छोटे छोटे हैं, ये बहुत छोटे छोटे हैं, पूरी लाइन में हम दिखा रहे हैं, हम वन डायमेंशनली अभी लेके चल रहे हैं। और ये नेगेटिव मासलेस पार्टिकल से ही, इनके ही फ्लक्चुएशन से एक्चुअली में ये पार्टिकल तैयार होता है। ठीक है ना, इनके ही ओवरलैप से ये पार्टिकल तैयार होता है। ये लो ग्रीन। अच्छा, ग्रीन स्केच भी आ गया। ठीक है, तो कलरफुल एक्सरसाइज हो रही है ना, रहने दीजिए, सब कुछ रहने दीजिए, हमारे पास अब सब कुछ रहेगा। अरे पेन से। ठीक है, तो ये फिर पार्टिकल, अब इनके फ्लक्चुएशन से ही पार्टिकल तैयार होता है। अब ये पार्टिकल क्या बोलते हैं, मान लीजिए इधर की ओर मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन का जिसमें मास है, क्या मास है, m बार, चार्ज e बार, और इसमें वेलोसिटी है, और ये अपनी ही नेगेटिव फील्ड में एक्चुअली में ये मूव करेगा। तो इसकी वेलोसिटी जो होगी वो धीरे धीरे कम होगी, धीरे धीरे वेलोसिटी कम होगी। लेकिन ये जो भी पूरी प्रक्रिया हो रही है, पूरा प्रोसेस, इन ऑल दिस प्रोसेस एनर्जी कंजर्व्ड है। चाहे फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन से पार्टिकल बने, पार्टिकल मूव भी करे, फील्ड के साथ इंटरेक्ट करे, मासलेस पार्टिकल, जब ये पार्टिकल नेगेटिव, ये मास आगे बढ़ेगा तो मासलेस पार्टिकल पास पास आएंगे, तो मोमेंटा पार्टिकल से मासलेस पार्टिकल में जाएगा, और ये मासलेस पार्टिकल आपस में रिपेल करेंगे, रिपेल भी करेंगे ना, और इसका मास, जो पार्टिकल बना हुआ है, इसका मास और जो वेलोसिटी है, ये मास और वेलोसिटी नीचे डाउन होगा। ये क्या होगा, ये नीचे कम हो जाएगा, कम होने लगेगा, और ये मास वेलोसिटी मोमेंटा यहाँ ट्रांसफर होगा। एक्चुअली में पार्टिकल से मोमेंटा फील्ड में, फील्ड से मोमेंट, जब रिवर्स में पार्टिकल जाएगा तो फील्ड से मोमेंटा पार्टिकल में। तो जो भी स्ट्रिक्ट एनर्जी कंजर्वेशन लॉ हैं, इस फील्ड की टोटल एनर्जी मान लीजिए E है, और किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पर जो पार्टिकल बनना स्टार्ट हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग एक पोटेंशियल एनर्जी है, जो दो तरह की होगी। जो ये मास बन रहा है, मास एनर्जी कन्वर्जन वाला, E = mc² वाला, प्लस ये मासलेस पार्टिकल जो आपस में रीअरेंज हो रहे हैं, इनमें जो एनर्जी रहेगी, और स्वयं मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन की एनर्जी। तो सारी तरह की पोटेंशियल एनर्जी ux है। अच्छा, पार्टिकल मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल में, और ये जो मासलेस पार्टिकल भी इसी के साथ जो मूव करेंगे, तो इसमें भी कुछ ना कुछ काइनेटिक, इसमें भी कुछ ना कुछ काइनेटिक मूवमेंटा होगा। तो रफली अगर हम नॉन रिलेटिविस्टिक सेंस का केवल फार्मूलेशन दें, देखिए इक्वेशन तो रिलेटिविस्टिक ही बननी चाहिए, क्योंकि पार्टिकल का मूवमेंटा फील्ड में, फील्ड का मूवमेंटा पार्टिकल पे। आमतौर पे पार्टिकल का मास हम फिक्स कर देते हैं, लेकिन चूंकि पार्टिकल का जनरेशन ही फील्ड से हो रहा है, इसलिए मास एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है, तो पार्टिकल अपना मूवमेंटा खोएगा तो मास भी खोएगा, इसलिए रिलेटिविस्टिक इक्वेशन बननी चाहिए। लेकिन समझाने के लिए हम केवल सिंपल जो इक्वेशन है, नॉन रिलेटिविस्टिक इक्वेशन में हम ये केवल एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं, हम इसको यूज भी नहीं करेंगे इस इक्वेशन को। तो ये p²/2m, ये समझाने के लिए। यहाँ p क्या है, टोटल काइनेटिक मोमेंटा है पार्टिकल, और ये जो मासलेस पार्टिकल मोमेंटा गेन करेंगे, ठीक है, ये टोटल मोमेंटा। और m क्या है, ये जो मास यहाँ पे है पार्टिकल में मास, और ये मास जब ये मोमेंटा मासलेस पार्टिकल में जाएगा, तो ये मासलेस पार्टिकल ना, ये देखिए बगल वाले जो मासलेस पार्टिकल हैं, ये एक्चुअली में पास ही नहीं आएंगे, मास के बगल वाले मासलेस पार्टिकल, ये एक्चुअली में पास आते आते एकदम कोयलेस भी करने लगेंगे। तो जब कोयलेस करेंगे तो एक्चुअली में ये एक तरह से, अब देखिए जैसे ये पार्टिकल जब और पास आएगा तो ये मासलेस पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस घटेगी। डिस्टेंस इतनी थी, पहले ज़्यादा रही थी, इतनी थी, लेकिन जैसे ही टचिंग डिस्टेंस है, रिपेल कर रहे हैं, जब डिस्टेंस कम हुई मतलब और ज़्यादा रिपेल कर रहे हैं ना, मतलब ये जो है एक तरह से टच में है, ये समझिए आप, ये रिपेल कर रहे हैं। जब और ये पार्टिकल आगे बढ़ेगा तो ये एक्चुअली में ये सरफेस एरिया बढ़ा लेंगे, तो और ज़्यादा रिपेल करेंगे। लेकिन एक सीमा के बाद, चूंकि मोमेंटम बगल से ट्रांसफ़र हो रहा है, तो बगल वाले पार्टिकल क्या करेंगे, ये आपस में कोयलेस कर जाएंगे, दो पार्टिकल मिलके एक पार्टिकल, और कोयलेस के रीजन में एक्चुअली में ये मास
मास का जनरेशन होगा। आप इसे टेम्पररी मास भी कह सकते हैं। लेकिन मास कैसा भी हो, चाहे टेम्पररी हो चाहे परमानेंट हो, मास तो मास है। तो एक्चुअली में जब ये पार्टिकल मूव करेगा तो इसकी नई पोजीशन अगर हम यहाँ पे दिखा लें तो अब ये पार्टिकल जो है और बड़ा हो जाएगा। इसकी नई पोजीशन अगर हम दिखाएंगे, अगर इसको नई पोजीशन अगर हम दिखाएं तो ये मान लीजिए यहाँ पे जब होगा तो पार्टिकल इतने बड़ा नहीं रहेगा। अब ये मास और मोमेंटा कम हो जाएगा तो पार्टिकल छोटा हो गया। मान लीजिए पार्टिकल यहाँ छोटा हो गया, लेकिन जो क्लाउड है ना, क्लाउड में मास फैल जाएगा, क्लाउड में मास फैल जाएगा। एक तरह से ये पार्टिकल अपनी पूरी आइडेंटिटी यहाँ खो देगा। यहाँ पे पार्टिकल पूरा दिख रहा था, यहाँ पार्टिकल पूरा क्लाउड में खो गया। समझ रहे हैं ना? पोजीशन एक्स पे पार्टिकल पूरा दिख रहा था, यहाँ पे पोजीशन एक्स में पार्टिकल अब पता नहीं है कि ओरिजिनल पार्टिकल कहाँ है, लेकिन ये पूरा क्लाउड मास से भरा हुआ है। अब पार्टिकल जब वापस जाएगा क्लाउड से पार्टिकल में तो ये पता नहीं कि ये यहाँ पार्टिकल मेटेरियलाइज हो कि यहाँ पार्टिकल मेटेरियलाइज हो। जिस हिसाब से मेटेरियलाइज होगा उस हिसाब से, अगर सेंटर से मेटेरियलाइज होगा तो फिर से वहीं पार्टिकल बन जाएगा। लेकिन अगर अगल बगल से होता है, क्योंकि फील्ड है ना, फील्ड में फ्लक्चुएशन से, रीडिस्ट्रीब्यूशन से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि फील्ड अकेली नहीं है, बगल में स्पेस पे भी है, एनर्जी कंजर्व है। लेकिन फील्ड का रीडिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हो सकता है क्लाउड का कि पार्टिकल अब सेंटर से ना निकले, अगल से निकले, इधर से निकले। तो ये पार्टिकल रीजनरेशन के समय कभी इधर निकल सकता है, कभी ये पार्टिकल इधर हो सकता है। तो पार्टिकल की पोजीशन में अनसर्टेनिटी रहेगी। इसी के हिसाब से पार्टिकल की पोजीशन में मोमेंटा में भी अनसर्टेनिटी रहेगी ना। तो अगर इस पोजीशन, ये एवरेज पोजीशन के हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन हम वहाँ तक अभी नहीं जानते हैं। अभी हम एवरेज कैलकुलेशन से पार्टिकल की पोजीशन एक्स है। अच्छा, तो पार्टिकल के बगल वाले वॉल्यूम को अगर देखिए, जस्ट बगल वाले वॉल्यूम को, तो इसमें जो मासलेस पार्टिकल हैं इस बगल वाले वॉल्यूम में डिफ्यूजन के कारण आएंगे। तो मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी अगर हम साई एक्स टी से रिप्रेजेंट करें, इधर लिख लेते हैं डायरेक्ट, साई एक्स टी। साई एक्स टी क्या है? मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी इस बगल वाले वॉल्यूम में। ये कैसे चेंज होगी? पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब डेंसिटी मतलब पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज कैसे चेंज होगा? ये डेंसिटी, मासलेस पार्टिकल्स जो है ना, ये मासलेस पार्टिकल ये डिफ्यूजन के कारण मूव करेंगे, तो इसकी जो डेंसिटी चेंज होगी ये आप एक डिफ्यूजन के कारण टर्म लिख सकते हैं। हम केमिकल इंजीनियरिंग में सीधे आ गए हैं, बायोकेमिकल, केमिकल इंजीनियरिंग। ब्रजेश कुमार कटियार सर, या केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हम IISc बेंगलोर में थे कुछ समय के लिए, तो डिफ्यूजन के कारण आएगा d² dx²। अच्छा, IISc बेंगलोर का नाम ले ले तो आप हमारे चीज़ पे कम से कम थोड़ा ध्यान लेंगे। तो डिफ्यूजन के कारण ये जो मासलेस पार्टिकल इकट्ठा होंगे, नेट डिफ्यूजन के कारण, वो आप इस तरह से टर्म लिख सकते हैं। और ये जो पोरस पार्टिकल है, ये पार्टिकल्स को मूव कर रहा है ना, तो पार्टिकल को रिबाउंड भी करेगा। तो रिबाउंड करेगा, तो रिबाउंड वाला टर्म एक बी कांस्टेंट ले लीजिए, और उसके बाद उसकी स्पीड पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड करेगी, और जितने पार्टिकल होंगे उतना ज़्यादा रिबाउंड होगा। ये दो टर्म। तीसरा टर्म भी लिखिए, मासलेस पार्टिकल यहाँ आके बगल के हिस्से में क्या करेंगे? क्लाउड बना रहे हैं ना, क्लाउड बनाएंगे। तो क्लाउड बनाएंगे तो मतलब ये मासलेस पार्टिकल आपस में कोइलेस कर जाएंगे। जब कोइलेस कर जाएंगे, दो पार्टिकल एक हो जाएंगे, तो सरफेस हाइड हो जाएगा। जो सरफेस हाइड होगा एक्चुअली में, ये यहाँ पर मासलेस पार्टिकल के बगल एक्चुअली में वही मास फैलेगा। तो एक्चुअली में इसे कहेंगे कि फील्ड ने मास गेन कर लिया, या फील्ड ने क्लाउड गेन कर लिया। तो पार्टिकल अब सिंगल पार्टिकल नहीं रहेगा मूवमेंट के साथ, वो क्लाउड में तब्दील होगा। बीच की स्थिति में क्या होगा? पार्टिकल भी होगा और क्लाउड भी होगा। हम दिखा नहीं रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स जब कोइलेस होंगे तो कम होंगे। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट हमने स्पिन कांस्टेंट इसको नाम दिया, क्योंकि ये एक्स्ट्रा टर्म है, और जितना तेज पार्टिकल मूव होगा मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड करेगा, और जितने से टकराएगा वो फिर से uxt पे आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन है? इस इक्वेशन को ज़रा देखिए। ये इस इक्वेशन में अगर हम श्रोडिंगर इक्वेशन से इसको अगर इसको मिलाएं हम, तो श्रोडिंगर इक्वेशन अपने मतलब के फॉर्म में d/t I psi x इज इक्वल टू -h/2m d² x²
साई एक्स टी प्लस 1/h यू एक्स इंटू साई एक्स ना। इस इक्वेशन से देखिए, इस इक्वेशन से कंपेयर करिए, तो कंपेयर करेंगे तो एक्चुअली में ये डिफ्यूजन का टर्म है, श्रोडिंगर इक्वेशन में ये डिफ्यूजन का टर्म है, ठीक है। ये कौन सा टर्म है? रिबाउंड का टर्म है। तो ये कौन सा, ये टर्म मिसिंग था, इसी को हमने ऐड किया, इसी को हमने ऐड किया। दरअसल श्रोडिंगर इक्वेशन में यहाँ आई एक्स है, आई साई एक्स है, और इधर साई एक्स है, यहाँ हर तरफ साई एक्स है, तो आप इसको इधर ले आ सकते हैं। तो जैसे इसको इधर ले आएंगे तो हमारी जो इक्वेशन ये वाली जो है फ्लो को दिखा रहे हैं, एक्चुअली में डेवर बाई डेवर टी हो जाएगा। और चूंकि ये मास से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? मास एनर्जी कन्वर्जन से। पार्टिकल आपस में कोलेस करके मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी को कम कर दे रहे हैं, ओवरऑल डेंसिटी में ये डेंसिटी घटा रहा है मास के, ये मास एनर्जी कन्वर्जन को रिलेशन है, मास एनर्जी कन्वर्जन दिखा रहा है। तो एक्चुअली में जो मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी कम होगी तो वहाँ पर मास बनेगा, तो मास की डेंसिटी बढ़ेगी। तो इस टर्म को डेंसिटी के टर्म में भी लिख सकते हैं। इसको इधर ले आइए तो डेवर बाई डेवर टी हो जाएगा, साई एक्स टी तो अंदर पहले से था ही। जब इसको आप इधर ले आएंगे तो एक्चुअली में ये रेट ऑफ डेंसिटी चेंज से भी आप, चूंकि एस एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, भले ही स्पिन कांस्टेंट कहिए, तो इसको एस इंटू आप डेंसिटी लिख सकते हैं। किस पॉइंट पे? उसी एक्स और टी के पॉइंट पर डेंसिटी हो जाएगी, ठीक है ना। या इसको अच्छे से लिख दे अगर हम, डेवर बाई डेवर टी, ये हो जाएगा साई एक्स टी, ठीक है, प्लस एस टाइम्स मटेरियल डेंसिटी एक्स इंटू टी, ठीक है। ये इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक। अब बाकी बची हुई इक्वेशन इधर लिख देते हैं, इसको इधर ले आए हैं तो ये इधर हो गया पूरा। अब बाकी बची हुई इक्वेशन हम लिख देते हैं, तो माइनस डी ना, डेवर स्क्वायर डेवर एक्स स्क्वायर साई एक्स टी प्लस बी टाइम्स यू एक्स इंटू साई एक्स टी ना। अब इस इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन में और श्रोडिंगर इक्वेशन को आप मिलाइए, जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, रियल श्रोडिंगर इक्वेशन ना, ये दोनों टर्म मैच कर रहे हैं, दोनों टर्म मैच कर रहे हैं। साई एक्स भी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये टर्म भी लगभग मैच कर, पूरा मैच कर रहा है। डिफ्यूजन मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डिफ्यूजन जो है मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, पार्टिकल और क्लाउड के मास के, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। साई एक्स टी है, अच्छा इधर आई साई एक्स है, तो इधर क्या है, ये चूंकि डिफरेंट टर्म है ना आई साई एक्स, तो ये साई एक्स प्लस ये जो मासलेस पार्टिकल रियल मास में, ये एक्चुअली में फिक्स चार्ज, ये क्या है, फ्री चार्ज डेंसिटी, मासलेस पार्टिकल की चार्ज डेंसिटी, ये जो मासलेस पार्टिकल है ना, कहाँ है भाई, ये इसकी चार्ज डेंसिटी, तो ये फ्री चार्ज है, फ्री चार्ज डेंसिटी, ये क्या है, ये फ्री चार्ज डेंसिटी है मासलेस पार्टिकल। और ये क्या है, ये जो फ्री चार्ज आपस में कोलेस करके मास बना लिया, तो एक्चुअली में ये फिक्स्ड चार्ज डेंसिटी है। क्या है ये, फिक्स्ड चार्ज, ये आपका फिक्स्ड चार्ज। ये क्या है, टोटल चार्ज डेंसिटी, ये क्या हो जाएगा, टोटल, ये वाला टर्म टोटल, ये जो आई साई एक्स है टोटल चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, और ये साई एक्स केवल फ्री चार्ज डेंसिटी को। तो इस मॉडल में आप नहीं, अब आप कहोगे हाइजेनबर्ग साहब को कैसे आप ऐड करोगे, तो हाइजेनबर्ग साहब को ऐड ऐसे करेंगे कि देखिए, जब एवरेज पोजीशन से यहाँ से चले थे, सब कुछ एकदम कॉपी कैट हो रहा था, तो पार्टिकल अपना मास और मोमेंटम लूज करेगा, लेकिन क्लाउड में मास बढ़ेगा, और धीरे धीरे पूरा का पूरा ये अपनी आइडेंटिटी खो देगा, पूरा पूरा क्लाउड बन जाएगा। लेकिन अब ये क्लाउड में फिर से जब ये वापस जाएगा, तो अब ये पता नहीं है कि इस पोजीशन से पार्टिकल बनना चालू हो, इस पोजीशन से कि इस पोजीशन से। एनर्जी एनर्जी कंजर्वेशन हर जगह फॉलो होगा, लेकिन ये फील्ड एक स्पेस है, तो फील्ड का रीडिस्ट्रीब्यूशन में फ्लक्चुएशन बाहरी स्पेस से कुछ ना कुछ हो सकता है। इसलिए वापस पार्टिकल की पोजीशन अब यहाँ से बनना चालू होगा कि यहाँ से बने, दोनों ही स्थितियों में पार्टिकल जो बनेगा वो अब नया मास, कुछ इस ओरिजिनल मास से, यहाँ जो मास था ये मास
मास, जो मास अब यहाँ था कॉपी कैट में, लेकिन अगर यहाँ से बनना चालू होगा, यहाँ से बनना चालू होगा, चूँकि क्लाउड में सभी मास बराबर हो गए हैं, मतलब इक्विवेलेंट उसमें प्रोबेबिलिटी के साथ आ गए हैं, इसलिए इसी पोजीशन पे जब आप देखोगे कि ये वाला पार्टिकल यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, तो जिस पोजीशन पे पार्टिकल एक्स था वो पोजीशन के अगल बगल भी पार्टिकल दिख सकता है। मतलब ये पार्टिकल जो मोमेंटम इस एक्स पे लिया हुआ है वो एक्स माइनस डेल्टा एक्स में भी वो मोमेंटम ले सकता है, या एक्स प्लस डेल्टा एक्स में भी वो मोमेंटम ले सकता है। इसी तरह से अगर सिंगल पॉइंट पे देखेंगे तो मोमेंटम में भी डिफरेंस आएगा। तो पार्टिकल को एक्चुअली में एक पोजीशन पे नहीं देखना चाहिए, एक पोजीशन पर एक्चुअली में किसी पोजीशन पे अगर हम लेके चले थे तो अब वो पार्टिकल इधर भी दिख सकता है, इधर भी दिख सकता है, और मोमेंटा भी कुछ अगल बगल ले सकता है। तो हर एक पोजीशन के करस्पॉन्डिंग एक्चुअली में अनसर्टेनिटी होगी डेल्टा एक्स, और उसी के करस्पॉन्डिंग अनसर्टेनिटी होगी डेल्टा पी, हाइजेनबर्ग साहब का ना। कहने का मतलब है कि इसी पॉइंट पे देखेंगे तो पार्टिकल का मूवमेंटा रियल सेंस में जो पोटेंशियल एनर्जी यू एक्स है, जब पार्टिकल फिर से इस पोजीशन पे, भाई घूम फिर के यहाँ तो आएगा ही, तो पार्टिकल फिर से जब इसी पोजीशन एक्स पे आएगा तो वहाँ पर मूवमेंटा कुछ और हो सकता है। इसलिए फील्ड जो केवल एक्स का फंक्शन नहीं हो सकती है, फील्ड अगर क्या बोलते हैं, अगर अनसर्टेनिटी इस तरह की बनी रहेगी तो इसलिए फील्ड जो रहेगी वो भी समय के साथ वेरी कर सकती है। तो इसलिए अगर हम उसको यहाँ पर देखिए, जो पोटेंशियल एनर्जी यू एक्स लिख रहे हैं इसको आप एक्चुअली में ऑसिलेट करा सकते हैं। तो किस तरह से, तो इक्वेशन हमारी जो हो जाएगी एक्चुअली में वो इस तरह से हो जाएगी कि आप इसको डेवर बाई डेवर टी करिए और साई एक्स टी प्लस एस टाइम्स रो एक्स टी इज इक्वल टू माइनस डी डेवर स्क्वायर डेवर एक्स स्क्वायर साई एक्स टी प्लस बी टाइम्स u किसका फंक्शन रहेगा, हमने कहा ना u में कुछ वेरिएशन हो सकता है और पूरी तरह रैंडमनेस नहीं होगी, वरना कोई औसत कोई मतलब ऑर्बिटल बनेगा ही नहीं, जैसा पिछले एपिसोड बताया। लेकिन ये ऑसिलेट करेगा ux, ये मीन वैल्यू है तो ये ऑसिलेट करेगा। आप कोई भी फंक्शन ऑसिलेटिंग फंक्शन ले सकते हैं जो आपको समझ में आए। हम मान लीजिए ऑसिलेटिंग फंक्शन f ले लेते हैं और वो समय और उसकी एक फ्रीक्वेंसी होगी, हमें नहीं पता वो फ्रीक्वेंसी क्या, ओमेगा टी इंटू साई एक्स टी ना। तो एक्चुअली में ये इक्वेशन बनेगी। अब देखिए, अगर हम एक एग्जाम्पल लेके कर लें तो हमारी जो, अगर अनसर्टेनिटी को भी हम लाना चाहते हैं अपने हाइजेनबर्ग साहब की, तो इक्वेशन बस रीमा ख़त्म होने वाली है, डेवर बाई डेवर टी। रीमा कह रही नींद आ रही है भाई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इस तरह से लिखें ना तो ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा। देखिए हम भी कितनी होशियारी करें, हमको दिखता कम है लेकिन किसी तरह भाई आपको लिख के बता रहे हैं ताकि हम हैप्पी न्यू ईयर गिफ्ट दे सकें, सेंटेनरी ट्रिब्यूट दे सकें क्वांटम फिजिक्स पे। तो और अपने टीचर्स को भी, संजीव कुमार गुप्ता सर को और प्रोफेसर विजय कटियार साहब को भी। तो डेवर बाई डेवर टी फ्री चार्ज डेंसिटी प्लस एस टाइम्स फिक्स चार्ज डेंसिटी। ये टोटल चार्ज डेंसिटी कैसे चेंज कर रही है, टोटल चार्ज डेंसिटी कैसे चेंज कर रही है पर यूनिट वॉल्यूम। ये फंक्शन होगी किसका, डिफ्यूजन माइनस डी डेवर स्क्वायर डेवर एक्स स्क्वायर साई एक्स टी प्लस एक्चुअली में ये एक कांस्टेंट b, और u हमने कहा ना u ऑसिलेट करेगा। एक सिंपल ऑसिलेटिंग फंक्शन मान लीजिए साइन मान लेते हैं, तो साइन और ओमेगा मान लीजिए उस हिसाब से पोटेंशियल किसी पॉइंट पर किसी पोजीशन पे बदल रहा है, तो आप उसको ओमेगा, ठीक है ना,
ओमेगा एक्चुअली में एक्स का फंक्शन होगा, जो पोजीशन की ओमेगा जो रहेगा वो एक्स का फंक्शन रहेगा। अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग अनसर्टेनिटी हो सकती है, मल्टीप्लाइड बाई टाइम टी। ठीक, तो ये यू एक्स और ये ऑसिलेटिंग टर्म हो गया, मल्टीप्लाइड बाई साई एक्स टी ना। एक्चुअली में ये बी टाइम्स ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, ऑसिलेटिंग पोटेंशियल एनर्जी का जो ऑसिलेटिंग टर्म है, मल्टीप्लाइड बाई यू एक्स टी। ये कौन सा रिबाउंड टर्म है, ठीक है ना। तो अब इस इक्वेशन में अब आती है बात कि हम ओमेगा एक्स की मतलब क्या ओमेगा की वैल्यू ले लें। एक्चुअली में हमने बताया ना, किसी भी पोजीशन पर, फॉर एग्जांपल जैसे ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस है तो पार्टिकल को अगर केवल देखें तो पार्टिकल सिंगल पार्टिकल चला था, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये पार्टिकल नहीं रहेगा, साथ में क्लाउड बन जाएगा, और आगे चलने पर पार्टिकल छोटा हो जाएगा, क्लाउड और बड़ा हो जाएगा। तो एक्चुअली में जैसे जैसे अब यहाँ पे पोजीशन पे एक्स थी, लेकिन जब यहाँ पे आया तो पूरा क्लाउड में हो गया। अब ये क्लाउड में पार्टिकल यहाँ से चालू करे, यहाँ चालू करे, यहाँ चालू, कहीं से भी चालू करे, तो इसलिए हर एक पोजीशन पर पार्टिकल यहाँ दिखेगा, यहाँ दिख सकता है, यहाँ दिख सकता है, उसी मोमेंटम के साथ कहीं भी दिख सकता है, और एक पॉइंट पे देखेंगे तो मोमेंटम में वेरिएशन हो सकता है। तो इसलिए किसी भी पोजीशन पर देखें तो वहाँ पर एक रेंज में हमको पार्टिकल को एक डेल्टा एक्स में देखना पड़ेगा, ठीक है। और उसी में डेल्टा पी आपको मोमेंटम में आपको चेंज मिलेगा, डेल्टा पी मोमेंटम में चेंज मिलेगा। और इसकी जो मिनिमम अनसर्टेनिटी है वो किसके बराबर होती है, मिनिमम अनसर्टेनिटी लेके चल रहे हैं हाइजेनबर्ग साहब के साथ, एच बार अपॉन 2 पाई, एच बार अपॉन 2 पाई ना, एच बार अपॉन 2 पाई होती है। तो हम ओमेगा चूंकि सीधा सीधा के से रिलेशन है, ओमेगा वेव नंबर होता है, के से रिलेशन है, तो इसलिए हम यहाँ पर जो ये जिस हिसाब से ये मान लीजिए कहाँ पे है, तो जिस हिसाब से पार्टिकल का मोमेंटम ऑसिलेट करेगा थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे पोजीशन और मोमेंटम में, उसी हिसाब से जो है ना ये पोटेंशियल एनर्जी भी ऑसिलेट करेगी। तो इसलिए जो अनसर्टेनिटी का फैक्टर है वो इसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए, किसके, डेल्टा एक्स डेल्टा बी, डेल्टा एक्स डेल्टा बी, डेल्टा पी एक्चुअली में किसके प्रोपोर्शनल होता है, के, किसके प्रोपोर्शनल, वेव नंबर के, किसके प्रोपोर्शनल, वेव नंबर के, और ये होता वेव नंबर के होता है। तो इसलिए आपको जो फैक्टर लेना चाहिए एच बार अपॉन 2 पाई, एच बार अपॉन 2 पाई ना। एक्चुअली में ओमेगा बराबर होता है 2 पाई फ्रीक्वेंसी एफ ना, और तो इसलिए फ्रीक्वेंसी बराबर हो गया ओमेगा बाई 2 पाई, ओमेगा बाई 2 पाई, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी एक्चुअली में ओमेगा बाई 2 पाई, और इसी को हम वेव या क्या बोलते हैं, और वेव नंबर क्या हो जाएगा, वेव नंबर ये देखिए ओमेगा इक्वल टू होता है वेव नंबर होता है वेव नंबर, हाँ वेव नंबर के इक्वल टू, अगर हम इस तरह से डिफाइन करें 2 पाई बाई लेमडा, 2 पाई बाई लेमडा, इस तरह से अगर डिफाइन करें, और तो यहाँ पर आप देखिए के और लेमडा एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, तो डेल्टा तो और लेमडा क्या होता है, लेमडा बराबर एच बाई पी, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ना, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, और ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो एक्चुअली में आप इसको लेमडा की जगह एच बाई पी रख लीजिए, एच बाई पी, तो पी ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से पी जो होगा ये के बाई 2 पाई हो जाएगा। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स
डेल्टा पी एच बाई 2 पाई है, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं के बाई जब 2 पाई रख देंगे तो डेल्टा एक्स गुणा डेल्टा के जो हो जाएगा वो एक्चुअली में हो जाएगा 2 पाई और ये एच बार अपॉन 2 पाई। ये 2 पाई कट गए, 2 पाई कट गए, तो आपको ये जो ये आएगा ये एच बार पे आएगा। और के को मैंने कहा के डेल्टा के, तो आप इसको अगर ओमेगा के जगह अगर के का ही फंक्शन मान लीजिए, आर्बिट्री हम चूंकि ले रहे हैं, तो सीधा सीधा ये क्या बोलते हैं, जो फ्रीक्वेंसी आपको लेनी चाहिए के और डेल्टा एक्स के करस्पॉन्डिंग, वो आपको एच बार के लेनी चाहिए। तो एक्चुअली में जो हम रिलेटिविस्टिक श्रोडिंगर जो हम हाइजेनबर्ग साहब के साथ जो श्रोडिंगर इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं, वो हम एक्चुअली में इस तरह से पहुंचेंगे। अब रीमा पास 2 मिनट और लेंगे, काम खत्म। हम समझा चुके हैं। देखिए हमने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को अपने में एकोमोडेट कर लिया है, तो डेवर बाई डेवर टी साई एक्स टी, ये है फ्री चार्ज डेंसिटी प्लस स्पिन कांस्टेंट, ये है फिक्स्ड चार्ज डेंसिटी। ये क्या है, फिक्स एक्स टी। ये कैसे समय के साथ चेंज होगा, ठीक है। ये समय के साथ ये पूरा फैक्टर कैसे चेंज होगा, डिफ्यूजन के कारण माइनस डी डेवर स्क्वायर डेवर एक्स स्क्वायर साई एक्स टी प्लस बी टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी। हमने बताया ना किसका फंक्शन होगा, समय का, पोजीशन का मल्टीप्लाइड बाई एक ऑसिलेटिंग फंक्शन। वो ऑसिलेटिंग फंक्शन कोई भी होगा तो जनरल फॉर्म हम ले देते हैं एफ। वो समय टाइम के साथ वेरी करेगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी एच बार पे डिपेंड करेगी। किस पे, एच बार पे डिपेंड करेगी ये, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई साई एक्स टी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो पोटेंशियल केवल एक्स का फंक्शन है वो ऑसिलेटिंग फंक्शन ले लिया, और इस तरह से हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी हमने एकोमोडेट कर लिया। अब रिलेटिविस्टिक सेंस में कहें तो डी किसके प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, जैसा पिछली बार हमने बताया था इक्वेशन में, डी मास के इन्वर्स है। तो मास और क्लाउड को अगर एक साथ ट्रीट करें, मास और क्लाउड को, पिछले एपिसोड को ध्यान में रखिए, तो पूरी इक्वेशन जो आएगी रिलेटिविस्टिक श्रोडिंगर इक्वेशन विद हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के साथ, अनसर्टेनिटी के साथ जो हो जाएगी, वो एक्चुअली में एस रो एक्स टी। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि समय कम है, रीमा कैमरामैन थक गया है, तो इसलिए डी की जगह छोटा डी लिख लीजिए। और ये मास पार्टिकल और क्लाउड दोनों का है, तो एक क्या बोलते हैं इनिशियल मास होगा, और पार्टिकल के साथ चलेंगे तो क्या बोलते हैं वो 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, आइंस्टीन का वाला फॉर्मूला। और क्लाउड चूंकि मास गेन कर रहा है इसलिए साई एक्स के साथ ये क्लाउड मास गेन करेगा तो साई एक्स टी प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन यूनिट को करना है तो आप एक एवरेज वैल्यू भी लेंगे, तो एवरेज वैल्यू को आप एक एवरेज वैल्यू साई एक्स टी की रहेगी, साई एक्स टी की पूरे रीजन में एवरेज वैल्यू, एवरेज, ठीक है। तो ये नॉर्मलाइज हो जाएगा ये पूरा फैक्टर, ठीक है, यूनिट एकदम सही हो जाएगी। उसके बाद डिफ्यूजन वाला टर्म डेवर स्क्वायर डेवर एक्स स्क्वायर साई एक्स टी प्लस बी टाइम्स यू एक्स, और इसके साथ जो फंक्शन आप जोड़ेंगे ऑसिलेटिंग वाला मल्टीप्लाइड बाई यू एक्स टी। तो ये इक्वेशन को हम और अच्छा से रीअरेंज कर दें तो बस फाइनली हमारा सब कुछ ओवर। तो डेवर बाई डेवर टी साई एक्स टी प्लस स्पिन कांस्टेंट रो एक्स टी इज इक्वल टू, हम इसको गामा का टर्म दे देंगे तो ये हो जाएगा माइनस डी अपॉन एम नॉट मल्टीप्लाइड बाई गामा। गामा क्या है, 1/√1 माइनस आइंस्टीन साहब वाला
वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक, मल्टीप्लाइड बाई ऊपर ये एवरेज वैल्यू साई एक्स टी की जो पूरे क्लाउड में होगी एवरेज, और इसी के रिलेशन में जहाँ पार्टिकल और जो उसका क्लाउड ज़्यादातर मास पार्टिकल के बगल ही दिखेगा ना, पार्टिकल है मूव करेगा तो क्लाउड में बदलेगा, ज़्यादातर मास उसके बगल में ही दिखेगा, तो इसलिए वैल्यू जो लेनी चाहिए एक्स टी की लेते हैं, ठीक, मल्टीप्लाइड बाई जो इक्वेशन है डिफ्यूजन वाले टर्म के लिए साई एक्स टी प्लस बी टाइम्स यू एक्स इंटू सॉरी ऑसिलेटिंग फंक्शन एच बार टी मल्टीप्लाइड बाई साई एक्स टी ना, ये वाला फंक्शन जो है एक्चुअली में यहाँ आप अच्छे से लिख लीजिए ना, ये देखिए यू एक्स जो पोटेंशियल एनर्जी केवल एक्स का फंक्शन था, अब ऑसिलेटिंग फंक्शन एफ है जो एच बार और टी का फंक्शन है मल्टीप्लाइड बाई साई एक्स टी, ठीक है। ये हमारी कौन सी इक्वेशन रीमा हो गई, रिलेटिविस्टिक कैमरामैन, रिलेटिविस्टिक स्क्रोडिंगर हाइपरमैन इक्वेशन विथ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, सिंपल। ये हमारा ट्रिब्यूट है इन दो महान साइंटिस्टों को, आइंस्टीन साहब के साथ आपको मैक्स बॉर्न भी हैं, बोर साहब भी हैं, सभी लोगों को कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि सेंटेनरी ईयर चल रहा है तो ये हमने ट्रिब्यूट दिया, क्या बोलते हैं, रिलेटिविस्टिक श्रोडिंगर इक्वेशन को, और साई को मीनिंग दी हमने। साई क्या है, फ्री चार्ज डेंसिटी, और आई साई एक्स एक्चुअली में ये इक्वल टू है आई साई एक्स टोटल चार्ज डेंसिटी, जो श्रोडिंगर साहब बोल रहे थे। तो इस इक्वेशन को हमने ये रिलेटिविस्टिक श्रोडिंगर इक्वेशन इनकॉर्पोरेटिंग इन अनसर्टेनिटी है कहाँ, अनसर्टेनिटी जो कि पोटेंशियल एक फिक्स पोटेंशियल एक्स के साथ मान लेते हैं, वो एक्चुअली में ऑसिलेट कर रहा है किसके साथ, लास्ट में क्या लिखे, ऑसिलेट कर रहा है, मतलब ब्रैकेट में क्या है, यू के यू एक्स मल्टीप्लाइड बाई ये ऑसिलेटिंग फंक्शन एफ इंटू एच बार इंटू टी, ठीक है ना, ठीक है। ये पोजीशन के साथ जो एवरेज वैल्यू है वो ऑसिलेट कर रही है, और एच बार उसकी ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी हमने एच बार लिया है। एच बार कहाँ दिखता है, जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच बार अपॉन 2 पाई, यहाँ से एच बार उठा के यहाँ रख दिया है। इसी अनसर्टेनिटी के साथ पोटेंशियल भी ऑसिलेट करेगा साई एक्स टी, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व। कैमरामैन का बहुत बहुत आभार, थैंक यू सर। चलिए भाई।